इसी के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वेरी सिंपल, एकदम कॉमन सेंस के बेस पे हो जाएगा। शारदा सिंह डी एंड एस कुमारी सिंह ए। द की टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब इसको सुलझाने की बेस्ट तकनीक क्या है। तो एस कुमार अब तो अपन अवॉइड कर ही नहीं सकते, यहाँ पे पूछ रहे कि कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की बेस्ट तकनीक क्या है। तो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट तो अपन कह ही नहीं सकते भाई। अगर आपको कोई चीज सुलझाने की बेस्ट टेक्निक क्या है कि उसको अवॉइड कर दो, नहीं अवॉइड करोगे तो वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पड़ा ही रहेगा ना, सुलझेगा कैसे। सो ए इज नॉट द राइट आंसर। शारदा सिंह कोलैबोरेटिंग एक्चुअली, कि जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो आके बात करो, एकदम जो अपन जो कॉमन सेंस बेसिस पे देखते हैं वही अपने को यहाँ पे लगाना दिमाग। सो करेक्ट डी इज द राइट आंसर। कि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस मतलब पहले उसको समझना पड़ेगा, पूरा डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेजोल्यूशन उसका निकालना पड़ेगा। कि आपको पहले उसके कॉज में जाना पड़ेगा, उसका कारण क्या है उसको पूरा समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो कारण था उसके बेस पे आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हर कॉन्फ्लिक्ट का सेम सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको डायग्नोस करके उसके कॉज पे पहुंचना पड़ेगा और कॉज के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो करेक्ट डी इज द राइट आंसर। इसको, और आपका आंसर सही है। शारदा आपका आंसर सही है, डी, या आप दोनों का आंसर सही है। अब एक नेक्स्ट एमसीक्यू जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार वो पढ़ा देता हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कितने तरीके के होते हैं, पता नहीं ये कहाँ काम आएगा अपने जीवन में आगे चल के, सीआईबी एग्जाम के बाद, मेरे को भी नहीं पता, बट ठीक है पढ़ते हैं। टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट बेस होते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, आपकी ड्यूटीज जो ऑर्गेनाइजेशन विधि उससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप कोई काम कर रहे हो, आपको लेट से क्लाइंट को पर्टिकुलर डिलीवरेबल देना है, आपका ओपिनियन कुछ और है, किसी और का कुछ और है, या फिर आप दोनों सेम काम पे करो, आपकी अथॉरिटी क्लियर नहीं है कि क्लाइंट को कौन रिपोर्ट करेगा, बैकएंड का काम कौन करेगा। सो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है बेसिकली आपकी वर्क डिटेल्स एंड गोल से रिलेटेड। तो चलिए अब ऑफिशियली पढ़ते हैं। टास्क कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस बेस्ड अपॉन वर्क डिटेल्स एंड गोल्स। Task conflict is related to the concrete issue related to employees' duties and expectation at work. It includes assignment given to employees and also dispute about sharing of resources. कि लेट से 3 जूनियर थे और 2 सीनियर है, तो सीनियर बोलते हैं मेरे को ये वाला जूनियर चाहिए, बोलते नहीं मेरे को ये वाला चाहिए। Differences of opinion on procedures and policies and in some case even interpretation of facts. तो आप समझो काम को रिलेटेड से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बोलते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट that develops or disagreements and differences between individual और groups। देखो इसमें क्या होता है कि आपका किसी से ओपिनियन अलग है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट में तो ओपिनियन अलग था काम को लेके, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में काम रिलेटेड नहीं, पर्सनल इशू। इसमें क्या क्या आ सकता है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बहुत ज्यादा बोलने वाला है, एक बंदा बहुत शांत रहता है। फॉर एक दूसरा हो सकता है कि कोई बंदा जो है किसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड पसंद है, किसी को नहीं है। आपका कोई वर्किंग स्टाइल, फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत ज्यादा फोन पे बात करता है, बहुत जोर जोर से बात करता है जिससे दूसरे वाले को प्रॉब्लम होता है। आप समझो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कि आपका पर्सनल इश्यू डिसएग्रीमेंट किसी एम्प्लॉय से है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपका टेस्ट, आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब आ सकती है। नेक्स्ट आता है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Value conflict arises from fundamental differences in life experience, culture, identities, values and belief। इसमें क्या क्या आ सकता है कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से कॉमन एग्जांपल दे दो बैंगलोर में। अब लेट से एक ऑफिस है जिसमें नॉर्थ के पीपल बहुत ज्यादा है, तो वो लोग वहाँ पे हिंदी में बात करते हैं। तो जो पर्सन जो वहाँ पे कर्नाटका या साउथ इंडिया से, तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि यार मेरे को हिंदी में बात करे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसका अपोजिट होता है जहाँ पे लेट से सब लोग कन्नड़ में बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर किसी को कन्नड़ नहीं आती तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाता है। इन द सेम वे अगर एक पर्सन लेट से जहाँ पे सारे मोमडन्स है, वहाँ पे अगर कोई हिंदू रिलीजन वाला जाता है तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है।
तो उसको बोलते हैं डिफरेंसेस, जो कि पॉलिटिकल, रिलीजन, एथिक्स या नॉर्म्स के बेस पे आता है, आपकी कल्चर जहां से आप आ रहे हो उसके बेस पे आता है, उसको बोलते हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। सो वैल्यू तो होता है आपके बैकग्राउंड को लेके, तो वैल्यू के बारे में मैं कह सकता हूँ बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड को लेके होता है। रिलेशनशिप होता है आपकी पर्सनल पर्सनल चॉइसेस को लेके होता है। एक वर्ड में बोल रहा हूँ, तीनों को एक वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए। ये तो होता है आपके बैकग्राउंड या कल्चर की वजह से, ये होता है आपके पर्सनल नेचर की वजह से, आपका व्यवहार कैसा है उससे रिलेटेड, एंड टास्क होता है आपके वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो एक एक वर्ड में आप तीनों को याद रख लो। टास्क कॉन्फ्लिक्ट का मतलब काम से रिलेटेड, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपके पर्सनल, आपके नेचर, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार से रिलेटेड, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड। इसी के साथ आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। यस 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 कुमार, तो अपने को पूरा समझना नहीं, करेक्ट, आपको एक वर्ड में अपने को ध्यान रखना है। करेक्ट, कि टास्क का मतलब वर्क रिलेटेड, वैल्यू का मतलब कल्चरल या आपका बैकग्राउंड बोल दो, और रिलेशनशिप का मतलब आपका पर्सनल व्यवहार कैसे है उससे रिलेटेड। सो विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस बेस्ड अपॉन वर्क डिटेल्स एंड गोल्स। अब गलत नहीं होना चाहिए। सुमन इज सेइंग बी, एस कुमार इज सेइंग बी, एंड शारदा इज सेइंग बी, आई थिंक उन्होंने भी बी ही बोला है। तो करेक्ट, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज टास्क में आपके वर्क डिटेल या गोल से रिलेटेड होता है। एक बार वापस बता देता हूँ, रिलेशनशिप में होता है आपका पर्सनल, आपका व्यवहार क्या है, आपका टेस्ट क्या, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, मतलब आपके पर्सनल से रिलेटेड होता है। और वैल्यू होता है आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या कल्चर से आ रहा है, मतलब आपका बेसिकली बैकग्राउंड से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। एस कुमार इज सेइंग सी, ओपन कम्युनिकेशन। ओके, आप लोग एकदम कॉमन सेंस के बेस पे देना है। अगर आप पढ़ के, अगर लेट से आपको किसी का एचआरएम पढ़ा हुआ है और वो फिर यहाँ पे आके सही आंसर दे रहा है, तो मैं तो खुश नहीं हूँ। किसी का पढ़ा हुआ नहीं है, वो फिर आके सही आंसर दे रहा है, तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। देखो, पढ़ा के मेरे को आपका आंसर सही नहीं करवाना, कि मैं पहले 10 मिनट आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आप सही दे रहे हो तो ठीक है, वो तो इंडिया में जो भी पढ़ेगा वो दे सकता है सही। अपने को करना है मिनिमम टाइम पढ़ के मैक्सिमम नंबर लाना है, अपने को वो अप्रोच से पढ़ना है। शारदा इज ऑल्सो सेइंग सी, करेक्ट। तो देखो, रिटर्न कम्युनिकेशन, आपको बता दो भैया, हम पूरे दिन में मेल पे लड़ाई करता रहता हूँ ऑफिस में। हमारा, मैं जो ऑफिस में अलग अलग जहाँ पे भी काम किया हुआ है मेरा, हम लोग मेल पे ही लड़ते थे। तो रिटर्न में तो भैया कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम मिल जाता है आपको सोचने का कि क्या बोलूँ, आप अच्छे से एक एक लाइन ड्राफ्ट करते हो। तो भैया रिटर्न में तो जो लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जिसकी हद ही नहीं है। ओरल में एक बार आदमी को कुछ बोलने को नहीं मिलता, एक बार चुप हो जाता है, अथॉरिटी का ध्यान रख लेता है। रिटर्न में तो भैया बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। एट द सेम टाइम ओरल में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आपको जो है ओपन कम्युनिकेशन, ओपन का मतलब यहाँ पे होता है, इससे क्या आती है आपकी कम्युनिकेशन में, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप कोई भी बात है सबके साथ सेम प्लेटफॉर्म पे बात करते हो, ओपनली बात करते हो। ओपन का मतलब कोई भी अथॉरिटी बीच में नहीं आ रही है। आप ओपनली मतलब बेसिकली आप ट्रांसपेरेंसी को अगर प्रमोट करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, बिकॉज एवरीवन विल बी ऑन द सेम पेज। So C is the right answer. Communication, open communication is essential in every organization to avoid conflict. शारदा is saying written. No no शारदा, रिटर्न में तो मैं बोल रहा हूँ इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी हद नहीं है। अब मेरे को मान लो किसी का काम पसंद नहीं आया, मेरे को किसी से टास्क कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मेरे को मेरे जूनियर का काम पसंद नहीं आया, तो रिटर्न में तो मैं क्या लिखता हूँ, डू यू इवन रीड व्हाट यू आर सेइंग, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। मैं पूरा एकदम अच्छे से ड्राफ्ट करके पूरा पेज लिख के दूंगा उसको। डोंट यू नो द बेसिक थिंग बिफोर राइटिंग एनी, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन का आप भड़ास अच्छे से निकाल सकते हो। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट तो सबसे ज्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है। सो रिटर्न इज नॉट द राइट आंसर। रिटर्न में सबसे ज्यादा टास्क कॉन्फ्लिक्ट आता है। ओरल में आएगा आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आपका जो है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट वाला आपका जो है वो आता है, ओरल में सबसे ज्यादा होता है।
बिकॉज वहां पे आप सामने वाले से बात करते हो। नहीं नहीं शारदा, ओपन का मतलब मोड ऑफ से, ओपन का मतलब वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओपन से मेरा मतलब है ट्रांसपेरेंसी रखना। देखो कम्युनिकेशन रिटर्न या ओरल ही होगा, अपन इशारों से बात नहीं करेंगे, या तो रिटर्न होगा या ओरल होगा। यहाँ पे वो बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, तो ओपन कम्युनिकेशन भी जो होगा वो भी आइदर या तो ओरल होगा या रिटर्न होगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन आप करोगे तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, तो एवरीथिंग एवरीवन विल बी ऑन द सेम पेज। बाकी रिटर्न ही होता है कम्युनिकेशन, ऑफिस में भी रिटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे ओपन का कहने का मतलब है कि आप इवनली कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी से कोई बात छुपा नहीं रहे हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो, उससे आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो। यस यस, टू कीप इन रिकॉर्ड्स एवरीथिंग इज इन राइटिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट, एस कुमारी सही, वो बहुत करेक्ट है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारे, आपको सीएफओ में एक एग्जांपल देता हूँ। सीएफओ में होते हैं पार्टनर्स, उनके नीचे होते हैं मैनेजर्स, उनके नीचे होते हैं एसोसिएट्स, उसके नीचे होता है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब ट्रेनिंग आप बोल सकते हो। सो आर्टिकल अपना जो 3 साल का ट्रेनिंग होता है ना, इसमें वो बहुत बार अपनी पार्टनर का शक्ल तक नहीं देखता, उसका पूरा जीवन एसोसिएट या फिर मैक्सिमम मैनेजर के बीच में निकल जाता है। वो अपने पार्टनर को 3 साल का हमारा ट्रेनिंग का पीरियड होता है आर्टिकल का, मतलब जो आर्टिकल जो सीए कर रहे होते हैं, वो 3 साल में बहुत आर्टिकल ऐसे होते हैं अपने पार्टनर को हाई तक नहीं बोल पाते, बिकॉज पार्टनर का कम्युनिकेशन मैक्सिमम मैनेजर के साथ होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं आर्टिकल को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम है या फिर पार्टनर को आर्टिकल से कुछ प्रॉब्लम है कि काम अच्छे से नहीं करता, ये नहीं करता, तो यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब पार्टनर ने लेट से मेरे को आके बोला, एसोसिएट लेवल पे किसी को आके बोला कि भाई आर्टिकल में ये प्रॉब्लम है, अब मैं उसको बड़ा चढ़ा के आर्टिकल को बोलूंगा कि देख पार्टनर ने तेरे बारे में ये कहा है वो कहा है। तो यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि कितनी आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पा रहे हो। सुमनी सिंह डी, एस कुमारी सिंह डी, शारदई सिंह डी, करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। कॉन्फ्लिक्ट में बी रिड्यूस्ड बाय, कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो भी कॉज बाय, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट किससे कॉज होते हैं, इनएडिक्वेट रेम्यूनरेशन, यस भैया, मेन कॉन्फ्लिक्ट इससे होता है, पुअर वर्किंग कंडीशन, यस, लैक ऑफ टीम वर्क, यस, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। पढ़ा हुआ याद करने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट जो चार ऑप्शन पढ़ो, जो बेटर लग रहा है वो आंसर दो। शारदा इज सेइंग ए, सुमन इज सेइंग ए, एस कुमार इज सेइंग बी, एस कुमार लेट से आपने मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, आपका कॉन्फ्लिक्ट ये था कि मेरा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उस पे उसके चीज आपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट अरेज हुआ कि हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसके अगेंस्ट में आपने वापस स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया मैनेजमेंट ने, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं हुआ बल्कि वो बढ़ जाएगा। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय में डिससेटिस्फेक्शन प्रमोट होगा, एम्प्लॉयज फिर होल हार्टेडली काम नहीं करेंगे, और उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस गिरेगी। सो अगर आप हर कॉन्फ्लिक्ट पे स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लोगे, सो एम्प्लॉयज ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे एम्प्लॉयज के विद इन में। सो बी इज नॉट द राइट आंसर। यस, समटाइम्स ये जरूरी होता है, मैं नहीं कह रहा कि इसको आपको यूज ही नहीं करना, समटाइम्स जरूरी होता है, बट इट इज नॉट अ की टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। की का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप एक्शन ले लो, गलत एक्शन। एस कुमारी सिंह फिफ्थ का एक करेक्ट, ए इज द राइट आंसर, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे बेस्ट वे टू मैनेज अ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो भैया आप उसको हेल्दी वे में सॉल्व। हेल्दी वे का मतलब क्या है, बोथ पार्टीज को आपने
पूरा अपॉर्चुनिटी दिया है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है उसको सॉल्व कर दिया। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। इसमें करेक्ट पूछा, ये ध्यान रखना, ठीक है, करेक्ट पूछा। Which of the following is a correct statement among the following in relation to HRM and information technology? चलिए, waiting for your answers. S. Kumar is saying B. Okay, correct statement B. Okay. Anyone else? Sharda is saying C. C, चलो C पढ़ते हैं फर्स्ट। IT can effectively substitute our present manual system and no further change will be required. कि IT अपने प्रेजेंट सिस्टम को हटा देगी और फिर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत, फिर तो भैया सबकी जॉब ही चली जाएगी ना। और आज के टाइम पे HR इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, देखो एक्चुअल में है नहीं, अपने अपन को तो मानना बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि आप कंप्लीटली IT पे रिलाई नहीं कर सकते। यस, आप उसकी हेल्प लोगे, उससे सिस्टम्स को ऑटोमेट करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मैनुअल सिस्टम को आप सब्सटीट्यूट कर दोगे मशीन के द्वारा। भैया HRM वालों की जॉब चली जाएगी अगर आप पूरा सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो ऐसा नहीं है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको ह्यूमन इंटरवेंशन रखना ही पड़ेगा। सो IT कैनॉट इफेक्टिवली सब्सटीट्यूट, यस वो कर सकती है, बट ही कैनॉट इफेक्टिवली सब्सटीट्यूट। एट द सेम टाइम ये नहीं है कि सब्सटीट्यूट करने के बाद नो अदर चेंज विल बी रिक्वायर्ड। ये ह्यूमन फंक्शन है, यहाँ पे आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। सो सी इज नॉट द राइट आंसर। सो सी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए चार ऑप्शन पढ़ते। तो ए बोलता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रेलेवेंट ओनली टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉट डेवलपिंग वंस। नहीं भैया, डेवलपिंग इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन ही है, तो रेलेवेंट है, बल्कि डेवलपिंग के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो भैया ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हुआ। नन ऑफ द अबव को छोड़ो, तो भैया वैसे अपना बी बच गया, लेकिन एक बार बी को पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मर्जिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यस, कि आप काम कर रहे हो और काम होके वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल HR के केस में बोलूं, उसने सैलरी, HRA डिडक्शन सब कुछ लेके आपकी फाइनल पेबल कलेक्ट करी, एट द सेम टाइम आपको इंटरफेस आपके पोर्टल पे जाके उसने प्रेजेंट भी कर दी। तो कंप्यूटिंग मतलब काम करना प्लस कम्युनिकेट करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का ही मर्जिंग है, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि काम होना प्लस हुआ हुआ काम को कम्युनिकेट करना, वो ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कि ह्यूमन बेसिकली क्या करता है, काम करके उसको कम्युनिकेट करता है, तो IT भी तो वही होता है कि इन दोनों को मिला के एक टेक्नोलॉजी आपने बना दी। सो बी इज द राइट आंसर। एस कुमार आपका आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो बी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर गाइस। I'm waiting for her answer. Hello. Yeah. नरसिंह पाल इज ऑल्सो सेइंग ए, शारदा इज सेइंग सी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, उस पर ए पढ़ते हैं। There is a certain loss of power in IT as no one has exclusive authority and access to information. कि देखो फॉर एग्जांपल IT में आपका एक डेटाबेस है, कुछ पर्सन उस डेटाबेस में एडिशन कर रहे हैं, कुछ के पास सिर्फ व्यू ओनली का एक्सेस है, किसी के पास जो है सिर्फ एडिशन का एक्सेस है, डिलीशन का नहीं है। तो सबके पास अथॉरिटीज अलग अलग है। तो अब देखना सब पर्सन को अथॉरिटी कितनी मिलेगी, उनकी रोल एंड पोजीशन के हिसाब से। उनकी पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, उसके हिसाब से उनको एक्सेस मिलता है सिस्टम का।
तो यस देयर इज अ लॉस ऑफ पावर। पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल है वो मैनेजर के कैबिन में पड़ी है, तो मैनेजर के पास उसका पूरा पावर है उस डेटाबेस का, वो चाहे तो ऐड कर देगा चाहे डिलीट कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो पहले वाले केसेस में क्या था, मैनेजर के पास पूरा राइट होता था एक पर्टिकुलर जो है फाइल को लेकर, डेटा को लेकर। लेकिन जैसे अगर आप आईटी होते हो तो देयर इज अ लॉस ऑफ पावर बिकॉज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी पर्सन। शारदा, वन सेकेंड, शारदा सिंह ऑडियो इज वेरी लो। आई थिंक इट्स परफेक्टली, इट्स कमिंग परफेक्ट बिकॉज अब वो परफेक्टली जो है बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पावर। तो यस देयर इज अ लॉस ऑफ पावर, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एस कुमारी सिंह डी, शारदा सिंह सी। IT has reduced the importance of human power in organization. एस कुमारी सिंह डी, तो मैं आपको बता दूं सी इज द राइट आंसर बिकॉज आईटी आने से ह्यूमन का काम आसान हो चुका है। पहले जो टीडीएस जॉब थी, जो मैनुअल जॉब थी, जिन पे एफर्ट लगा के आप करते थे, आज आप सिस्टम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हो। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स का काम इजी हो गया है, अब आप मोर एफिशिएंटली आप काम करने लग गए हो। लेकिन आईटी का आने से मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो चुकी है, ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो चुकी है। आईटी होता है अपने काम में असिस्ट करने के लिए, अपने आप को, ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो आईटी के आने से ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, सो सी इज द राइट आंसर। अब हो सकता है आपको प्रैक्टिकली आप एग्जांपल दोगे सर कंप्यूटर के आने से टाइपिस्ट की जॉब चली गई, अब वो सब चीजें देखोगे, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे अपन ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, तो ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस मेरे लिए हमेशा रहेगी, रिगार्डलेस में किस भी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। तो आप एकदम नैरो जॉब स्पेसिफिक लेके मत सोचना है। ये एचआरएम जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट होता है, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन या जॉब के लिए नहीं होता है। एचआरएम जो है, ये जो टॉपिक बनाया गया है पूरा होलिस्टिक व्यू लेके बनाया गया है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एक बड़े ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। टेक्नोलॉजी से आप जो है और एफिशिएंटली काम कर पाओगे और फास्ट कर पाओगे, बट ह्यूमन की रिसोर्सेज हमेशा रहेगी। सो सी इज द राइट आंसर। शारदा आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। ये इट्स आल्सो वेरी इजी, आप कॉमन सेंस के बेस पे दे सकते हैं। सुनार सिंह पाल, आई होप आपको क्लियर है। आई थिंक आप शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए लाइव सेशन में, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फॉल्स पूछा ना, ये ध्यान रखना बस। Shardai is saying B is false. Decision based upon computerized data can improve objectivity, fairness, and perceived as unbiased in decision making. S. Kumar is also saying B. B बात गलत है। अगर आप कंप्यूटराइज डेटा के बेस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो उससे ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस ये इंप्रूव होगी। यस, बिकॉज अगर आप फॉर एग्जांपल आप मैन्युअली किसी ने प्रिपेयर किया तो उसका बायसनेस हमेशा आएगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब देखो दो चीज होती है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन के हिसाब से जो बदलता रहता है। अगर कोई काम मैं करूंगा तो मैं अलग तरीके से करूंगा, आप करोगे तो आप अलग तरीके से करोगे, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। लेकिन कंप्यूटर तो भैया अनबायस्ड होकर डिसीजन देगा। कंप्यूटर में तो आप जो प्रोग्राम में फिट करोगे डेटा, उस अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। तो यस, कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल आपको अप्रेजल करना है किसी का, एक आपने सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू अप्रेजल हो रहा है, तो कंप्यूटर हमेशा आपको फेयर रिजल्ट ही देगा एज कम्पेयर टू ह्यूमन। तो अनबायस्ड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट हमेशा कंप्यूटर ही देगा। ह्यूमन आर सब्जेक्टिव। आप कोई सिचुएशन अलग रिएक्ट करोगे, मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूंगा। ह्यूमंस आर बायस्ड। इन्होंने देखो वर्ड क्या यूज किए, बायस्ड, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस। इन्होंने जान करके ऐसे वर्ड यूज करे जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है।
बिकॉज ह्यूमंस आर सब्जेक्टिव, ह्यूमंस आर अनफेयर, ह्यूमंस आर बायस्ड। तो यस, ये बात तो सही है कि कंप्यूटराइज डेटा का यूज करोगे तो आप ये क्वालिटीज आप में इंप्रूव हो जाएगी। ओके, आपने विच इज करेक्ट बताया। ओके ओके, यहाँ पे फॉल्स पूछे, एक बार आप वापस अपना आंसर जो है रिवाइज कर दीजिए। बी इज नॉट द राइट आंसर। शारदा इज सेइंग डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। ओके एस कुमार, आपका रिवाइज्ड आंसर। तो शारदा एक बार चलिए ऑप्शन देखते हैं। वैसे डी इज नॉट द राइट आंसर शारदा, डी इज नॉट द राइट आंसर, डी भी गलत है, बी भी गलत है। एस कुमारी सिंह ए, डेटाबेस इज यूजफुल ओनली फॉर टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो आप बताइए, डेटाबेस को यूज करके आप अप्रेजल नहीं कर सकते? एचआर के फंक्शन सिर्फ ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में डेटाबेस काम आता है क्या? आप डेटाबेस को यूज करके उसका अप्रेजल कर सकते हो, आप ह्यूमन रिसोर्स का उसका डेवलपमेंट आप कर सकते हो, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, फीडबैक प्रोसेस आप कर सकते हो। डेटाबेस को यूज करके आप और भी बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हो। आप पेरोल प्रोसेसिंग में भी डेटाबेस आप यूज कर सकते हो, आप हायरिंग के टाइम पे कर सकते हो, बहुत चीजों में आप डेटाबेस को यूज कर सकते हो। इवन आप जॉब रोल एलोकेशन में आप डेटाबेस को यूज कर सकते हो। तो डेटाबेस सिर्फ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में यूज नहीं होता, वो और भी बहुत जगह यूज होता है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, डेटाबेस यूजफुल ओनली फॉर डिसीजन में, नहीं 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 नहीं, वो और भी बहुत सारे फंक्शन में यूज होता है। सो ए इज द राइट आंसर बिकॉज ए इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। शारदा, सी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जिसमें आप पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन होता है, उसका जॉब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या असाइनमेंट्स कर रहा है, उसकी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, सब कुछ उसके पर्टिकुलर, जिसको अपन एचआर सॉफ्टवेयर बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो यस, आप इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए आप एचआरआईएस को यूज कर सकते हो, ये बात तो सही है। बिकॉज एचआरआईएस में क्या होता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का सारा डेटा होता है, आप अपने एम्प्लॉयज में सारा डेटा मेंटेन करते हो। तो यस, एचआरआईएस को आप यूज कर सकते हो। सो सी इज ऑल्सो राइट। So A is the false statement. So A is the right answer. I hope ये clear है। शारदा, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। I hope ये clear है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है। इनकरेक्ट पूछा, याद रखना, और आप आराम से चार ऑप्शन पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। वेरी इजी। एस कुमारी सेइंग ए, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस कैन ओनली अलाउ वन पर्सन टू एक्सेस एट ए टाइम। तो इसका तो मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। गूगल स्प्रेडशीट अगर आप बनाते हो, ऑनलाइन रखते हो, तो एक साथ 4 जने एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर डेटाबेस तो बहुत दूर की बात है। एक साथ मल्टीपल, क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग बैठे हो सब काम कर सकते हैं। आप तो डेटाबेस छोड़ा, आप एक कंप्यूटर पे एक साथ 50 लोग काम कर सकते हैं। आपने रिमोट डेस्कटॉप का नाम सुना होगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो एस कुमार, ए तो बल्कि जो है गलत ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे बाकी के दोनों ऑप्शन भी पढ़िए, आप सिर्फ ए को पढ़ के जवाब में दीजिए। यस, ए गलत गलत ऑप्शन है, बट आप बाकी को भी पढ़िए। तो शारदा इज सेइंग डी, प्रदीप इज सेइंग डी, एस कुमार इज सेइंग डी। तो चलिए, ए तो अपने को पता चल गया इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। Confidentiality cannot be maintained in computerized data. It is because it is accessible by everyone from any location. यह गलत। आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख सकते हो, आप डबल एक्सेस सिस्टम रखिए, आप जो है सिक्योरिटी रखिए, आप चेक्स अपने रखिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन,
जो है इंक्रिप्शन, बहुत सारे वे है जिसके द्वारा आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख सकते हैं, ऑडिट ट्रेल होता है, बहुत सारे फीचर है। तो ये बात भी गलत है बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख सकते हो। थर्ड, इंटेलिजेंस फॉर डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी इम्पेडेड इनटू कंप्यूटर सिस्टम। भैया एआई का नाम सुने हो, कर सकते हो आप डिसीजन मेकिंग भी, जो आप दे दोगे कि भैया इसके बिहेवियर को इतने मार्क्स है, इसके काम को इतने मार्क्स है, इसकी परफॉर्मेंस को इतने मार्क्स है, अकॉर्डिंगली वो बता देगा कि इसको अप्रेजल देना है नहीं देना। तो आप कर सकते हो इंटेलिजेंस को भी कंप्यूटर सिस्टम में बिल्ड। सो डी इज द राइट आंसर बिकॉज नथिंग इज इनकरेक्ट। सो डी इज द राइट आंसर। तो प्रदीप आपका आंसर सही है, कुमार आपका आंसर सही है, शारदा आपका आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। प्रदीप सिंह फोर्थ का बी। ओके, एस कुमारी सिंह फोर्थ का सी। कॉस्ट ऑफ एचआर रिसर्च इज मच हायर देन इट्स बेनिफिट। एचआर अगर आप एस कुमार ऐसा बोल दोगे कि भैया आप एचआर वालों को कि भैया आप जितना फायदा करते हो उससे ज्यादा का तो आप सैलरी उठा लेते हो, ये तो एचआरएम वाले थोड़ी ये बात बोलेंगे। अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अपन एचआरएम पढ़ रहे हैं, तो अपन ऐसा थोड़ी बोल सकते कि एचआर रिसर्च का कॉस्ट जो है उसकी बेनिफिट से ज्यादा है। द मोमेंट अपन ये बोल देंगे उनके तो रिसर्च वालों की जॉब चली जाएगी। एचआरएम तो क्या बोलेगा, भैया आप कॉस्ट एचआर रिसर्च करवाओ बिकॉज एचआर रिसर्च के माध्यम से आपको जो बेनिफिट होंगे वो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होंगे। हालांकि एक्चुअली अपने को भी पता है रिसर्च 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 एचआर वाले लोग कुछ काम नहीं करते, फोकट का जो है नुकसान ही है, लेकिन एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया एचआर रिसर्च की इंपॉर्टेंस होती है। तो आप सी को जो है आप नहीं बोल सकते, सी इज नॉट द राइट आंसर, कि अगर आप एचआर रिसर्च करवाओगे तो उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे उसकी कॉस्ट से। शारदा इज सेइंग बी, एचआर रिसर्च इज यूजफुल टू फील द पल्स ऑफ वर्कफोर्स। करेक्ट, आपको पता चल जाएगा कि वर्कफोर्स क्या चाहती है, कैसे आप उससे ज्यादा काम करवा सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च वो बताती है पल्स ऑफ द वर्कफोर्स के, आपके अपने एम्प्लॉयज के बारे में ट्रिगर पॉइंट्स बताती है, आपको कैसे उनको मैनेज करना है, इन इनसाइट्स दे सकती है एचआर रिसर्च, आपको अपने एम्प्लॉयज के बारे में और इन डेप्थ बता सकती है। सो बी इज द राइट आंसर। करेक्ट है कुमार, बी इज द राइट आंसर। प्रदीप आपका आंसर सही था, शारदा आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, इनकरेक्ट पूछा ये ध्यान रखना है, और चारों ऑप्शन पढ़ना आराम से, उसके बाद जवाब देना। इनकरेक्ट पूछा याद रखना, इनकरेक्ट, गलत बात कौन सी है इसमें से। प्रदीप भी सही, फिफ्थ का सी। ओके, एस कुमारी सिंह फिफ्थ का सी। ओके, तो चलिए बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एचआर रिसर्च हैज नॉट बीन गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, कि एचआर रिसर्च इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी तक बैंकों ने उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी। हाँ भैया ये बात सही है, बिकॉज ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भैया तभी आपको पढ़ा रहे हैं कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमको भी जॉब दो। भैया ये बात तो सही है कि एचआर रिसर्च इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक बैंकों ने उसको उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं है। तो ये सी करेक्ट है। Sharda is also saying C. Okay. To remain sensitive to the internal environment, regular opinion surveys, climate studies should be conducted. Yes. अगर आपको एम्प्लॉयज की फिक्र है, आपको थोड़ा सेंसिटिव कि आप एम्प्लॉयज को कंस्टेंटली फीडबैक चाहते हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर ओपिनियन सर्वेज और क्लाइमेट स्टडीज आपको करनी पड़ेगी। यस, ये बात भी सही है।
पीपल डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन सर्विस, देयरफॉर सर्विस आर यूजलेस। भैया सर्विस को आप यूजलेस थोड़ी बोल सकते हो। सर्वे यूजलेस चले जाएंगे तो एचआर वाले क्या करेंगे काम? तो ये कह रहे कि यस, अगर इंटरेस्ट पीपल सर्विस में नहीं लेते, इसका मतलब ये नहीं कि सर्विस यूजलेस है। आप अगर इफेक्टिव वे में सर्विस कंडक्ट कराओगे तो आपको जितना भी फीडबैक मिलता है, आप उसके बेस पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, कुछ ना कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में आप जान पाओगे। तो सर्विस जस्ट बिकॉज पीपल इंटरेस्ट नहीं लेते, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है। सबसे पहली बात तो आपको उसको भी चेंज करना है कि ऐसा नहीं कि सब पीपल इंटरेस्ट नहीं लेते, आपको सर्वे इफेक्टिव मैनर में कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप कंडक्ट करवाते हो फिर भी अगर पीपल उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन उसके बाद भी आप रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो अपनी वर्कफोर्स के बारे में। सो सी इज इनकरेक्ट बिकॉज सर्वेज आर नॉट यूजलेस। यहाँ पे लिख दिया सर्वेज आर यूजलेस, सो इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है? For a better understanding of intangible environment, which is a very critical, a climate job satisfaction can provide data. Intangible environment क्या होता है? तो tangible environment बोलूँ तो मैं कि आपकी सैलरी कैसी, जिस चीजों का मेजर कर सकते हो। इंटेंजिबल होता है कि आपको लेट से काम करके वहां की कैसा लगा, होता है ना, वर्क कल्चर यहाँ का कैसा है, यहाँ की वाइब कैसी, ऑफिस की, ऑफिस में प्रेशर लेवल क्या है। तो ये चीजों का मेजर नहीं कर सकते। तो इन चीजों को मेजर करने का एक ही तरीका है कि आप सर्वे कराओ, एम्प्लॉय से फीडबैक लो। 1 to 10 के बीच में आप वर्क कल्चर को रेट करो। तो इन चीजों के माध्यम से ही आप जो है इंटेंजिबल एनवायरनमेंट को बता सकते हो। तो यस, ये बात भी करेक्ट है। इसी के साथ फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर पहले हाईलाइट कर दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए। आज जो है अपना ये HRM IT कंप्लीट हो जाएगा और एक नया चैप्टर स्टार्ट भी हो जाएगा। अपन आज मॉड्यूल डी स्टार्ट भी कर देंगे। तो अपना जो एक बार बता दूं, अपना मॉड्यूल सी ऑलरेडी हो चुका है, क्रेडिट मैनेजमेंट। मॉड्यूल बी अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन मॉड्यूल डी आज स्टार्ट कर देंगे। मॉड्यूल डी अपन आज स्टार्ट कर देंगे। शारदा सिंह डी, एस कुमारी सिंह डी। चलिए एक बार सारा ऑप्शन देख लेते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट मोस्टली रेफर्स टू कैप्चरिंग टैक्टिक नॉलेज ऑफ पीपल फॉर फ्यूचर यूज। करेक्ट। नॉलेज मैनेजमेंट मतलब आप इसलिए करते हो ताकि फ्यूचर जो चीज आपके एम्प्लॉयज को ऑलरेडी आती है, आप उसके लिए नॉलेज मैनेजमेंट नहीं करते, फ्यूचर यूज के लिए करते हो। एट द सेम टाइम जो आपके वर्क में काम आने वाली नॉलेज है, आप उसी को ही प्रेफर करते हो। यस, इट इज मोस्टली रेफर्स टू दैट ओनली। टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ट्रू लिख देते हैं इसके आगे। Technology refers to an opportunity in tailoring and designing training inventation to suit individual learner. Yes, कि आप हर पर्सन के हिसाब से आप जो है डिजाइन कर सकते हो ताकि हर पर्सन को सूट करे इंडिविजुअली उसके हिसाब से। तो टेक्नोलॉजी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। किसी को एनिमेशन पसंद है, किसी को पॉडकास्ट पसंद है, किसी को वीडियो पसंद है, तो आप उस माध्यम से उसको ट्रेन कर सकते हो। तो यस, ये भी ट्रू है। टेक्नोलॉजी इनेबल्स लर्नर्स टू स्टडी एट इज कन्वीनियंट टाइम एंड प्लेस। यस, ये भी ट्रू है। So cannot estimate real life situation, गलत। आप रियल लाइफ सिचुएशन स्टिमुलेट, रियल लाइफ सिचुएशन होता है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से रियल लाइफ सिनेरियोस को क्रिएट करना और जो उनको समझाना। तो यस, टेक्नोलॉजी कर सकती है स्टिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज एन राइट आंसर। सो एस कुमार आपका आंसर सही है, शारदा आपका आंसर सही है। शारदा, दिस इज मॉड्यूल डी। अभी तो मॉड्यूल बी चल रहा है, लेकिन आज मॉड्यूल डी स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला तो एचआरएम मॉड्यूल डी ही चल रहा है। टैक्टिक मीन्स कोई भी ऐसी स्किल जो कि आपके वर्क से रिलेटेड होती है। अपन बोलते हैं मेरे को इस काम का टेक्निकल नॉलेज है, मतलब मेरे को कुछ स्ट्रेटेजी, किसी भी काम की स्ट्रेटेजिकल नॉलेज, या फिर किसी भी काम को इजीली कैसे करते हैं उस काम की टेक्निकल नॉलेज, मतलब सीक्रेट्स आप कह सकते हो, स्किल कह सकते हो, या फिर स्ट्रेटेजिक जो है एक्सपीरियंस आप कह सकते हो। टेक्निकली आप साउंड हो, मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत साउंड हो अपने अपने काम को लेकर। तो टैक्टिक जनरली होते हैं वेज और स्किल्स टू कंप्लीट अ काम इन ए मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। इनकरेक्ट पूछा, बाकी आप आराम से पढ़ के जवाब। इनमें भी वो ध्यान रखना है, एचआर वालों की जॉब का ध्यान रखना है आपको, बस वो सोच के जवाब देना है।
Sharda is saying B. Okay. S Kumar waiting for her answer. चलिए यहाँ पे पूछा which of the following is an incorrect statement. तो ए बोलता है एस कुमार इज आल्सो सेइंग बी. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एनीवेयर लर्निंग. हाँ, अब आप कहीं से भी कहीं भी सीख सकते हैं, ये बात तो सही है, ट्रू. टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेनिंग हैज मेड ट्रेनर्स टोटली रिडेंडेंट. गलत भैया. ट्रेनर्स की आपको फिर भी जरूरत है, बिकॉज ट्रेनर्स जो इतना आपको पर्सनलाइज जो गाइडेंस दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट पॉइंट दे सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी उतना इफेक्टिवली नहीं दे सकती. और टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी आपको ट्रेनर चाहिए. अगर आप पहले फिजिकल ट्रेनिंग देते तो आप टेक्नोलॉजी के साथ दोगे तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी. So technology is not a fully substitute for human resources. And CCAP business analytics is not gaining a lot of significance in organization for facilitating them strategic decision making. Yes, business analytics से आप strategic decision making कर सकते हो, ये बात भी सही है. So B is the right answer. एस कुमार आपका आंसर सही है, शारदा आपका आंसर सही है. चलिए नेक्स्ट MCQ. करेक्ट पूछा यहाँ पर. प्रदीप वेलकम टू सेशन. प्रदीप सिंह थर्ड का बी. ओके, चलिए एक बार ऑप्शंस पढ़ देता हूँ. एस कुमार इज, अच्छा प्रदीप का आंसर है ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट. तो ए बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग एनालिटिक टूल्स इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, देयरफॉर इट डज नॉट सर्व मच पर्पस. कि जस्ट बिकॉज एनालिटिक टूल को इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली है, इसका मतलब क्या ये है कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए? नहीं, गलत बात है. वो डिफिकल्ट कॉस्टली, लेकिन अगर आप उनको सही से यूज करोगे तो आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट भी मिलेंगे. तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत बात है. ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंटिंग टूल्स जो है वेस्ट होते हैं. थर्ड का ए. एस कुमार सिंह थर्ड का ए. एस कुमार, अगर आप इम्प्लीमेंटिंग एनालिटिक टूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भैया फिर तो कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, अगर आप टेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम अगर आप लेट से जैसे मैंने एचआरएम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, तो वहाँ पे आपको एचआर को हमेशा अप्रिशिएट करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एनालिटिक टूल जस्ट बिकॉज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली तो आप वो दे डज नॉट सर्व मच पर्पस. नहीं, अगर आप उनको सही से यूज करोगे तो आपको वो भी प्रोडक्टिव यूज होंगे. तो थर्ड का इज नॉट द राइट आंसर. बी देखते हैं. बिग डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वैराइड डेटा सेट्स इनटू अनकवर हिडन पैटर्न. यस, अगर मैं आपको एक साथ 50 MB की एक एक्सेल शीट देता हूँ, उसमें एक साथ 150 शीट है, तो आप उसको जो है मेरे को कंक्लूड करके नहीं दे सकते कि शीट क्या कहना चाहती है. लेकिन आप बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आप जो कुछ पैटर्न्स है उनको निकाल के आप मेरे को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे पाओगे. तो बिग डेटा एनालिटिक्स उसी को ही बोलते हैं. तो आगे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. देयर इज एन अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनालिटिक्स, दिस नोन एज बिग डेटा. Big data can be defined as data sets whose size or type is beyond the ability of traditional relation database to capture and manage the process. Characteristics of big data include high volume, high velocity, high variety. ये तो होती है बिग डेटा की डेफिनेशन. सो जिस डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आप बिग डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो उसको बोलते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स. तो ये बात सही है, दिस इज ट्रू. अब एक बार थर्ड पढ़ लेते हैं. There is not much scope to use HR analytics in HR related decision as HR related decision require human intervention. नहीं भैया, गलत बात है. HR भी बहुत स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है, उनको भी एनालिटिक टूल की जरूरत पड़ती है. ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो HR को भी ये सब टूल्स की जरूरत पड़ती है. सो ये भी गलत बात है. सो बी इज द राइट आंसर. एस कुमार आपका आंसर सही है, प्रदीप आपका आंसर सही है. कि एचआर एनालिटिक्स के माध्यम से आप बताओगे ना इस बंदे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. फॉर एग्जांपल उसमें क्वार्टरली आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे, उसकी आप ग्रोथ को एनालाइज करोगे, तो एनालिटिक्स आपको जरूरी है. एट द सेम टाइम मार्केट में भी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एवरेज क्या सीटीसी आपको ऑफर करना चाहिए. तो आप मान लें आपने लेट से 150 कंपनीज का डेटा उठाया, उसको आप एनालाइज किया तो आपको पता चला अच्छा इस हमारे वाले कंपनी के लिए 7 लाख रुपए इस पोस्ट के लिए अच्छा है. तो मतलब बहुत एरिया है जिसमें आप एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो. ओके, यू टोल्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी. या बी इज एन करेक्ट स्टेटमेंट.
मैं भी जानता हूँ करेक्ट इनकरेक्ट में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, एक करेक्ट का आता है नेक्स्ट इनकरेक्ट का आता है, टोटली अंडरस्टैंड द सेम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ऑन अ मार्कर इज देयर। ओके ओके ओके, अच्छा आपको इनकरेक्ट पढ़ने में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए फोर्थ का एस कुमारी सिंह डी, प्रदीपी सिंह बी। तो क्विकली आप एक बार ये पढ़ लीजिए टाइप ऑफ रिस्क, उसके बाद जवाब दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं ए इज द राइट आंसर, बट आप एक बार टाइप ऑफ रिस्क एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा इसका फोन डिक्रीज करता हूँ, आई थिंक अभी विजिबल नहीं हो रहा है। लेट मी इंक्रीज द फोन, तब आपको विजिबल होगा। चलिए हाँ, तो देखो इसमें बहुत टाइप ऑफ रिस्क होती है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल्स में कुछ टाइप ऑफ रिस्क है, देखो इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्क होती है फाइनेंशियल वगैरह। ये अपन जो इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है वो अपन पढ़ रहे हैं। ऑपरेशनल रिस्क क्या होती है? रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस पीपल सिस्टम। लीगल रिस्क क्या होती है? प्लॉसिबिलिटी दैट लॉ सूट एंड एडवर्स जजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट टर्न आउट टू बी इन्फोर्सेबल। कंपनी को कोई केस में था और उस केस के अगेंस्ट में जो है नेगेटिव डिसीजन आ जाएगा कंपनी के फेवर में। रेपुटेशन रिस्क कि भैया कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, उसका नाम खराब हो जाएगा, ब्रांड खराब हो जाएगा और पब्लिक पे जो है गलत फर्क पड़ेगा। ये क्या हाईलाइट किया है? फेलियर कैन सिमिलरली डैमेज रेपुटेशन, ब्रांड एंड मार्केट लीडिंग टू लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, फोर्थ ये अपना मेन चीज इसके लिए। इनहेलेशन रिस्क मींस अराइजिंग फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी एक्शन क्लोजिंग ऑन बिजनेस। कि आपको जो लीगली आपको क्लोज डाउन करना पड़ जाएगा बिजनेस। आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिसके द्वारा आप पे रेगुलेटर्स ने एक्शन लिया कि अब अपना धंधा ही बंद कर दो, उसको बोलते हैं एनिहिलेशन रिस्क। अब आप इसका जवाब दीजिए। प्रदीप बी, देखो ए बी काइंड ऑफ रेगुलेटर्स ही लेते हैं, लेकिन लीगल में क्या होता है? लीगल में आपको बिजनेस क्लोज डाउन नहीं हो रहा है। लीगल में सिर्फ ये कंपनी किसी केस या सूट या प्रोसीडिंग्स में थी, उसका बट डिसीजन कंपनी के अगेंस्ट में जाएगा। तो हो सकता है कंपनी को कोई कॉम्पनसेशन पे करना पड़ गया हो, मुआवजा देना पड़ गया हो, कंपनी को कोई लॉस या डैमेज देना पड़ गया हो, तो लीगल रिस्क उसको बोलते हैं। लेकिन ऐसा रेगुलेटर का ऑर्डर जिसको द्वारा कंपनी का बिजनेस ही बंद करने की बात आ जाएगी, उसको बोलते हैं एनिहिलेशन रिस्क। तो प्रदीप आई होप क्लियर है, आई गॉट इट। आप लीगल क्यों बोल रहे हो, बट लीगल में जो है सिर्फ इतना ही है कि किसी भी केस का डिसीजन आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपको हो सकता है वो कॉम्पनसेशन डैमेज वगैरह पे करने को आ जाए, लेकिन एनिहिलेशन रिस्क में आपका धंधा ही बंद हो जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। एंड एट द सेम टाइम एज करेक्ट रेगुलेटरी ही होता है, रेगुलेटरी रिस्क का ही पार्ट है ये जो मैंने आगे पढ़े ना, ये चारों पार्ट रेगुलेटरी रिस्क के ही पार्ट है। ये चारों रेगुलेटरी रिस्क के ही पार्ट होते हैं। जो आपने बोला वो काइंड ऑफ सही था, लेकिन हमको जो ऑप्शन के हिसाब से आपको स्पेसिफिक दे रहा था, काइंड ऑफ रेगुलेटरी रिस्क ही चारों। ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, काइंड ऑफ रेगुलेटरी रिस्क ही होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 4 से आपका मॉड्यूल डी स्टार्ट हो चुका है। आपको मॉड्यूल डी स्टार्ट हो चुका है इस वाले पिछले वाले क्वेश्चन से। आपका जो मॉड्यूल बी एचआरएम खत्म हो चुका है, मॉड्यूल डी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको भी यहाँ लगे टाइप ऑफ क्वेश्चन देके लग गया होगा, बट एनीवेज
तो यहाँ पे पूछ रहे स्टैचुरी रेगुलेशन कौन सी है, तो ऐसी रेगुलेशन जो कि लीगली आप पे बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग। तीन इसमें से गाइडलाइंस है, एक लेजिस्लेशन है, तो वह सी इसका सही आंसर होगा ना। अब देखो सेबी गाइडलाइंस, मैं इनके बारे में आपको चीज बता देता हूँ, जैसे सेबी हुआ, आरबीआई की गाइडलाइंस हुआ, आईआईडी की गाइडलाइंस हुआ, ये गाइडलाइंस काइंड ऑफ मैंडेटरी ही होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश बैंक इनको अनफॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए उस गाइडलाइंस के अगेंस्ट में जाने का। बिकॉज कल को लेट से आरबीआई ने कहा कि आप, आरबीआई की गाइडलाइन ने कि आपको 20% से ज्यादा लेट से एक पर्टिकुलर सेक्टर को लोन नहीं देना है, या फिर कुछ भी गाइडलाइन है, तो अगर आप 20% से ज्यादा देते तो यू शुड हैव एन स्ट्रॉन्ग लीगल रीजनिंग कि किस कारण से आपने गाइडलाइन को तोड़ा है। जबकि स्टैच्यूटरी रेगुलेशन होती है वो तोड़ती तो आपने नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। गाइडलाइंस को फुलफिल आपको करना चाहिए, बट वो लीगली आप पे बाइंडिंग इन द सेंस कि जस्ट बिकॉज आपने गाइडलाइंस फुलफिल नहीं करी मतलब आपकी नॉन कंप्लायंस, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक रीजन है तो आप गाइडलाइंस आर जस्ट टू यू नो गाइड, आपको बिजनेस ऑपरेशंस को गाइड करने के लिए होती है। तो स्टैच्यूरी रेगुलेशन पूछ रहा है, वर्ड देखो क्या यूज किया है कि ऐसा रेगुलेशन जो कि स्टैच्यूरी है, बाइंडिंग है, स्टैच्यूरी बाइंडिंग होती है। तो वह जो एक्ट में लिखा हुआ होता है ना, जो लेजिस्लेशन जो एक्ट में लिखी हुई है, एक्ट आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। अगर लेट से कोई चीज है, एक आपको छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, लेट से गाइडलाइंस के अंदर कोई लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजन लेट से 10% का करना है, एक्ट में लिखा हुआ है 20% का करना है, तो आप किसकी मानोगे? ये मेरे को उसका जवाब दे दो आप। अगर गाइडलाइन में कहा है 10% का प्रोविजन करना है, लेकिन एक्ट में लिख दिया उन्होंने 20% का करना है, तो आप किसकी मानोगे? गाइडलाइन की मानोगे, एक्ट की मानोगे? यस यस, लेजिस्लेशन अंडर द पार्लियामेंट, करेक्ट। इसलिए तो उसको स्टैच्यूटरी रेगुलेशन बोल रहे हैं अपन। करेक्ट एस कुमार, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर आपको लेट से 10% गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, 20% एक्ट में लिखा हुआ है, बिकॉज एक्ट से जो चीज आती है ना, जो पार्लियामेंट से होके आती है, उसके पास स्टैच्यूरी पावर्स होती है। लेट से आपने कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करी आरबीआई की, या मान लो आईआरडीए की, या फिर इंस्टीट्यूट के केस में इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, और आप पे केस हो गया, तो अगर आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो यू हैव ए सफिशिएंट रीजन फॉर नॉट टू फॉलो द गाइडलाइन, तो आप बच सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टेचुरी लॉ फॉलो नहीं किया तो उस लॉ के सेक्शन में जो पेनल्टी लिखी हुई थी वो आपको भरनी पड़ेगी। बिकॉज हर सेक्शन के नॉन कंप्लायंस पे एक पेनल्टी होती है, हर लेजिस्लेचर के नॉन कंप्लायंस पे एक पेनल्टी है, एक प्रोसीडिंग होती है, वो आपको करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर गाइडलाइंस में कोई चीज 10% लिखी हुई, एक्ट के अंदर 20% लिखी हुई है, तो आप 20% को फॉलो करोगे। अब लेट से आपके ऊपर कोई केस कर देता है, आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो आप कोर्ट में जाके इजीली प्रूव कर सकते हो, भैया मेरे पास रीजन टू बिलीव था कि एक्ट में 20% लिखा था, इसलिए मैंने 10% को फॉलो नहीं किया, तो आप इजीली बच सकते हो। हालांकि फ्रेंकली बोलूं तो आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस है ना, वो कोई भी एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है। मतलब आप मोस्टली क्या 90 या 100% गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज कोई भी गाइडलाइंस मेरे नजर में नहीं है कि जो एक्ट से विपरीत बात कहती हो। ज्यादातर गाइडलाइंस एक्ट को देखते हुए बनाई गई है। सो आरबीआई के केस में इसलिए अपन आरबीआई के गाइडलाइंस को बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज वो उन्होंने आरबीआई एक्ट और बैंकिंग लॉ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारी गाइडलाइंस बनाई है। तो ऐसा बहुत कोई केस आता ही नहीं है कि दोनों बातें अपोजिट कह रही है, इसलिए अपन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, दैट्स नॉट एन इशू। सो सी इज द राइट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। एस कुमारी सिंह, yes sir, all these are adapted from Britain constituency, correct। शारदा सिंह, बी, लिस्टिंग एग्रीमेंट। अगर कोई बैंक लेट्स से लिस्टेड बैंक है, आईसीआईसी बैंक की बात कर लो, तो क्या कंप्लायंस कमीशन लिस्टिंग एग्रीमेंट को रिव्यू नहीं करेगा? शायद लिस्टिंग एग्रीमेंट को रिव्यू करेगा वो।
कि कितना सिक्योरिटीज आपने ऑफर फॉर सेल कर रखा है, क्या आपका कैपिटल कंपोजिशन, सब कुछ रिव्यू करेगा वो। अगर बैंक लिस्टेड है तो लिस्टेड एग्रीमेंट कंप्लायंस फंक्शन के दायरे में आता है, यस इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। बैंक का जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा, कंप्लायंस ऑफिसर होगा, वो लिस्टिंग एग्रीमेंट को भी देखेंगे, चेक करेंगे। करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। कोड ऑफ कंडक्ट इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, ये भी अगर किसका पढ़ा हुआ होगा तो आप डायरेक्टली क्लिक करेगा। क्लिक क्विकली। टेन्योर क्या होना चाहिए सीसीओ का, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का टेन्योर क्या होना चाहिए? 3 साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल? करेक्ट, 3 इयर्स इज द राइट आंसर। एक सीसीओ का टर्म शुड मिनिमम जो है 3 साल का होना चाहिए। अगर आप 3 साल से पहले हटाते हो तो जो प्रॉपरली आपको जो है बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा, रीजंस फॉर रिमूवल आपको सब कुछ देना पड़ेगा, बट मिनिमम 3 साल का टर्म होना चाहिए। मिनिमम है 3 साल का, मिनिमम 3 साल के लिए आपको सीसीओ को रखना ही पड़ेगा। अगर आप उससे पहले हटाते हो तो आपको पूरा बोर्ड को उसके रीजन देने पड़ेंगे, उसके सामने आपको पूरा फर्निशिंग करना पड़ेगा। सो 3 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सीइंग इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स कंप्लायंस फंक्शन कंप्लेंट रिस्क। कि देखो सब लोग अपना काम करेंगे, ऑडिटर अपना काम करेगा, सीसीओ अपना काम करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदार एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं किसकी कॉलर पकड़ूंगा? हाँ, ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो उसके अलग रेपरकेशन है, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि बैंक का कंप्लायंस फंक्शन कंप्लायंस अच्छे से रहे। करेक्ट, एस कुमार एंड शारदा, ए इज द राइट आंसर कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बीओडी की है। हाँ, अगर सीसीओ का भी अपना स्कोप है, उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा, एसीपी को अपना काम करना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं करते तो इनके सेपरेट रेपरकेशन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भैया जस्ट बिकॉज ऑडिटर ने अच्छे से काम नहीं किया, सीसीओ ने अच्छे से काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड बोल देगा कि भैया देखो उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया था इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की ही रहेगी तो इंश्योर कि बैंक में सारी कंप्लायंस अच्छे से हो रही है और कंप्लायंस रिस्क नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। तो 10 to 10:30 अपना बीआरबीएल रहता है, 10:30 to 11 एबीएम में रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू लाइक, जो स्ट्रीम में देख रहे हैं, जो वीडियो में देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने को बैंकर्स के साथ सेशन शेयर करिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल। और आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, विल डेफिनेटली रिप्लाई द सेम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।